कंसंट्रेशन कांस्टेंट रेट से जो है आपकी ड्रग रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट। अगर मैक्सिमम है तो उसे हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, मिनिमम इफेक्ट से, कि मैक्सिमम इफेक्ट कितना आया था और मिनिमम इफेक्ट कितना आया था। तो इन दोनों की रेशो से हमें क्या मिलता है, डोसेज फ्रॉम इंडेक्स। उससे हमें पता चल जाता है कि इस ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट कितने % होगा। जैसे हमने यहाँ पे आपने लिखा ना थोड़ी देर पहले मीन रेजिडेंस टाइम में कि 63.2% उसका जो है एलिमिनेशन हो गया हमारी बॉडी से, इट मीन्स वो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ऐसे ही DI से हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि ये ड्रग जो है अपना कितना % थेरेपेटिक इफेक्ट हमें प्रोड्यूस करेगी, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राइट डाउन इन दी नेक्स्ट लाइन, ideally a controlled release doses form is capable of achieving a doses from index as close to 1। तो इसका मीनिंग क्या है, अभी आपने जो पीछे रेशियो लिखी है DI = CSS max अपॉन CSS मिनिमम, तो वहाँ पे उनका जो रेशियो है, उस रेशियो का जब आप उसे कैलकुलेट करते हो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया इट मीन्स वो आपकी जो ड्रग है वो किस कैटेगरी के अंडर आ जाएगी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर आ जाएगी, यानी कि CDDS। अदरवाइज वो क्या करेगी, हाई कंसंट्रेशन लेवल पे होगी और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद वो क्या करेगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। मीन्स हमें उसका जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट है, उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट मीन्स उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाला जो पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट होगा। अगर वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के सिस्टम के अंडर आ रही है मीन्स उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका जो है थेरेपेटिक इफेक्ट मिलता रहेगा। इज इट क्लियर फाइनली? ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, factors governing the design of controlled release dosage form. I'm repeated again, factors governing the design of controlled release डोसेज फॉर्म्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हेडिंग डालो, इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है ड्रग रिलेटेड। ड्रग रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ड्रग को जो कि CDDS के अंडर आती है उसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द ड्रग रिलेटेड। इस हेडिंग के अंडर लिखो एक्वस सॉल्युबिलिटी मीन्स वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, एक्वस सॉल्युबिलिटी, कॉमा मॉलिक्यूलर साइज मीन्स उसका साइज छोटा होगा उसके पार्टिकल्स का तो वो इजीली सॉल्युबल होगी, बड़ा होगा तो कम सॉल्युबल होगी और देर में इफेक्ट आएगा, कॉमा ड्रग स्टेबिलिटी में क्या देखते हैं कि वो उसकी जो प्रेपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, वो कितने दिनों तक चल सकती है, क्योंकि जो ड्राई पाउडर फॉर्म में मेडिसिन आती हैं उनमें लिखा होता है ना
ड्राई फॉर्म में जो होता है पाउडर वो अलग बॉटल में होता है और डिस्टिल वाटर अलग बॉटल में होता है, और उसे बोला जाता है कि आप जब इसे यूज़ करोगे तभी इसे क्या करना है, अपने मिक्स करके प्रिपरेशन बनानी है, और उसे 5 दिन से ज़्यादा, ठीक है, उसे 5 दिन के अंदर तक यूज़ करना होता है, और उसके बाद जो है उसे यूज़ नहीं करना, वो एक्सपायर हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ड्रग स्टेबिलिटी जो है इसी फैक्टर को भी हम कंक्लूड करते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी कॉमा प्रोटीन बाइंडिंग कि मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके अच्छे से रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड अप हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए रिसेप्टर बाइंड होने के लिए क्या करती है, सबसे पहले जो है प्रोटीन्स के साथ उसको कैरियर एज अ कैरियर यूज़ करती है, और फिर जाकर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है और फिर अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करती है। आपने पढ़ा होगा जैसे लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, वो वहाँ पे लॉक एंड की मॉडल इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे जाती है, प्रोटीन बाइंडर्स के साथ अटैच हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होती है, रिसेप्टर्स पे एज अ की तरह वो क्या करती है, वहाँ पे लॉक हो जाती है, और उसके बाद उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलना स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, बायोलॉजिकल। सेकेंड पॉइंट इज बायोलॉजिकल। इसके अंदर आपने लिखना है एब्जॉर्प्शन, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा एलिमिनेशन, कॉमा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कॉमा margin of safety, comma side effects, comma disease state, मीन्स किसी भी ड्रग का जो बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा है, एलिमिनेशन अच्छे से हो रहा है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, एलिमिनेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं, कितनी सेफ़ है वो हमारी बॉडी के लिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और फिर डिसीज स्टेट मीन्स पेशेंट को पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। अगर पहले से कोई बीमारी होगी तो उसकी वजह से भी कई बार जो होता है डोज का थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम मिलता है बॉडी को। इज़ इट क्लियर? फाइनल ईयर? यस मैम। ओके बेटा, हर्षे के लिए रिस्पॉन्स देगा। अभिषेक सैनी? यस मैम। अभिषेक? यस मैम। बेटा ये इतने साइलेंस मोड में क्यों रहते हो? नेक्स्ट लिखो बेटा थर्ड पॉइंट, फिजियोलॉजिकल। थर्ड हेडिंग डालो, फिजियोलॉजिकल। इसके अंदर लिखो प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन, कॉमा GI मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। सभी को पता है ना, तो GI मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। एम्पटाइंग मीन्स पेट का खाली होना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्पटाइंग, कॉमा मोटिलिटी, कॉमा GI ब्लड फ्लो, तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर कितनी देर तक एब्जॉर्ब रहती है। मीन्स जितनी ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब रहेगी, जितनी स्लोली रिलीज़ होगी, उतना ही थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एप्टाइंग, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हमें
प्रेफर की जाती हैं कि आपने क्या करना है, खाली पेट ही खानी है, तभी उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता है। और मोटिलिटी देखी जाती है। अगर कोई ड्रग जो है वो हमारे स्टमक के अंदर है, फिर उसके बाद वो वहाँ पे टिश्यूज़ के साथ अटैच होती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, मींस एट द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे ज़रूरत होती है उस जगह पे वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, वो किसकी के अंडर देखते हैं, मोटिलिटी के अंडर देखते हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है GI ब्लड फ्लो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। जैसे कि आप फूड खाते हो, फूड खाने के बाद क्या होता है, वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जूस ही ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी हर एक बॉडी तक उसके जो है ऑप्टिमम लेवल को पहुंचाता है। उसमें जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। वैसे ही जो मेडिसिन होती है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है, मिक्स होके आपकी बॉडी के ईच पार्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो 4th पॉइंट, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक के अंदर लिखो डोज डंपिंग। डोज डंपिंग, डोज डंपिंग का मीनिंग क्या होता है कि डॉक्टर आपको प्रेफर करता है कि आपको ये सुबह खानी है, रात को खानी है। ठीक है, कई बार कहते हैं कि रात को ही खानी है तो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अच्छे से क्या होता है, रात के टाइम आपका जो खाना होता है डाइजेस्ट होता है, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो उस मोशन में आपकी जो ड्रग है उसका भी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, डिसोल्यूशन अच्छे से होता है, डिग्रेडेशन अच्छे से होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से होता है जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है रात के टाइम। तो पेशेंट क्या करता है, भूल जाता है और उसे सुबह को या दोपहर को ले लेता है, तो उससे क्या होगा, आपका डोज डंपिंग का कैरेक्टर आ जाता है। मीन्स उस मेडिसिन को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता जिस एनवायरनमेंट में वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डोज डंपिंग। कॉमा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कॉमा, वेरिएबिलिटी ऑफ यूरिन पीएच, वेरिएबिलिटी ऑफ यूरिन पीएच, variability of urine pH effect on drug। आप कई बार कुछ मेडिसिन लेते हो तो उससे क्या होता है, आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो चेंज होता है कलर में, इट मीन्स वेरिएशन इन पीएच ऑफ योर यूरिन। ठीक है, कॉमा, एलिमिनेशन, elimination, comma, inhibition upon multiple dosing, inhibition on multiple dosing। मीन्स फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हम और क्या स्टडी करते हैं कि हमें मल्टीपल डोज नहीं लेनी है। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में, और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो उसे टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग और सेम अमाउंट में, मीन्स आपने पढ़ा ना CSS, कंसंट्रेशन इन स्टेडी स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रग लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल में लिखो चेंजेस इन ड्रग इफेक्ट, चेंजेस in drug effect upon
upon multiple dosing, comma sensitivity slash tolerance. Done? Yes, ma'am. तो इसके अंडर हम क्या स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजिकल के अंडर कि जो ड्रग है आपकी उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। अगर चेंज करने से कई बार होता है ना, डॉक्टर 4-5 गोलियां इकट्ठी लिख देते हैं, एक एंटीबायोटिक लिख देंगे, ठीक है, एक मल्टीविटामिन लिख देते हैं, एक उसके साथ स्टीरॉयड लगा देते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन एगोनिस्ट लगा देते हैं कि इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाए, और क्या लगाएंगे, एक पीसीएम लगा देते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, कहीं भी चले जाओ आप, एक एंटीबायोटिक, एक मल्टीविटामिन, एक प्रेडनिसोलोन वगैरह जो एगोनिस्ट इफेक्ट शो करेगा, एक पीसीएम, ठीक है। और इसके साथ क्या करेंगे, एक विटामिन ई की गोली भी लगाते हैं एवियन 400 या 600 की कंसंट्रेशन में, तो हो गई 5-6 गोलियाँ, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल डोज होती हैं, इस चीज़ को कई पेशेंट जो होते हैं उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है। आप कॉम्बिनेशन फॉर्म में दो लेकिन कम मेडिसिन दो, कई तो 6-7 गोलियां तक दे देते हैं और उन्हें सोचते हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, इसने तो मुझे हर चीज़ की दवाई दी है। कई क्या होते हैं, इन्हीं के साथ रेंटिडीन भी लगा देते हैं, ऐसे लोग भी कि पेट में खराबी होगी तो रेंटिडीन, और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बता देंगे तो ओमिप्राजोल विद डोमपेडोन का कॉम्बिनेशन भी साथ में लगा देते हैं। तो इतनी 6-7 गोलियां एक पेशेंट नहीं टॉलरेट कर सकता। हर किसी के बॉडी के पैरामीटर सेम तो नहीं होते, ठीक है। कईयों की बॉडी सेंसिटिव होती है, कई पेशेंट जो है एलर्जिक भी होते हैं, कई विटामिन सी के एलर्जिक होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि सेंसिटिविटी और टॉलरेंस, ये सब चीज़ें कितना चेंज आया है ड्रग की कंसंट्रेशन में, ये सब हम चीज़ें, ये पैरामीटर्स किसके अंडर स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंडर। क्लियर है फाइनल ईयर? Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये ख़त्म हो चुका है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। आयन एक्सचेंज रेजिन्स। हेडिंग लिख ली सभी ने? फाइनल ईयर Yes, ma'am. सभी ने हेडिंग लिख ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अटेंडेंस बोलो अब, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभिषेक सैनी, ओके बेटा, ओके बेटा। अभिषेक सैनी, Yes, ma'am. अदिति, Yes, ma'am. आकांक्षा, Yes, ma'am. आकाश, Yes, ma'am. अनमोल, Present, ma'am. अनुभव, Present, ma'am. आसिफ, आसिफ, नेक्स्ट इज फिरदोश, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज हर्ष, हर्ष। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जीशान, Present, ma'am. कैलाश, Present. कैलाश, ओके कैलाश नहीं है। मंजीत, मंजीत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। मानसी, मानसी, मानसी बेटा तो थी वहाँ पे। मानसी, नेक्स्ट इज मनोज, मनोज, Yes, ma'am. निशा, ओके बेटा। निशांत, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज पीयूष, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज प्रशांत, सॉरी रवि कुमार, रवि कुमार, रवि,
रविंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, स्वीटी यादव, स्वीटी यादव, विपुल मलिक, यस मैम। विश्वकर्मा। प्रेजेंट मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।